दोस्तों नमस्कार। आपके खाते में कितना पैसा है और ये पैसा कहां से आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, यह जानकारी आसानी से सरकार लगा लेती है। अगर आप नहीं बताएंगे तो सरकार आपके यहाँ इनकम टैक्स के कुछ अधिकारी भेजेगी और आपसे पता लगा लेगी। अगर फिर भी आप नहीं बताते तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन आपको हर हाल में अपने एक एक पाई की हिसाब किताब सरकार को देना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार की आय कहां से होती है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है और किस तरीके से सरकार अपने चुनाव को लेकर के इतने भारी भरकम रकम को खर्च करती है, तो आखिर वह रकम कहां से आती है। इन दिनों बहुत तेजी से एक मुद्दा उठा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम आपको वो बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड वो होता है जो चुनाव के दौरान और लगभग पूरे साल में 75 दिन ये बॉन्ड जो है बेचे जाते हैं। और इस बॉन्ड के जरिए कोई भी व्यक्ति 1 करोड़ 1,000 100 जितना भी अपना इस बॉन्ड को खरीदना चाहे और खरीद सकती है और अपनी पसंद की पार्टी को वो फंड दे सकती है। और इलेक्टोरल बॉन्ड वो होता है जो सिर्फ एसबीआई बैंक ही जारी करती है वितरित करने के लिए। और एसबीआई की कुछ शाखा जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और ऐसे करके 13-14 शाखाएं बनाई गई हैं जिनमें से ये इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इन दिनों चर्चा इसलिए तेजी है क्योंकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ 5 जो जज हैं उनकी अध्यक्षता में इसकी सुनवाई चल रही है और 30 अक्टूबर को होनी थी। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका दलील रखी गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी आम पब्लिक को नहीं दी जा सकती है। इसमें बात कहने वाली यह है कि जब आम आदमी के एक एक सोर्स इनकम का सरकार जान सकती है तो आखिर आम आदमी क्यों नहीं जान सकता सरकार का पैसा कहां से आया, किसने दिया। दरअसल ये पारदर्शिता लाने को लेकर के मोदी सरकार ने 2018 में एक कानून लाया था। उसमें स्पष्ट तौर पर उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पारदर्शिता बढ़ जाएगी। और लेकिन जब यह एक्ट लाया गया था उस समय भी जो है आरबीआई ने सरकार को चेताया था कि यह बॉन्ड लाने से जो है पारदर्शिता नहीं आएगी बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल जाएगा। उसके पीछे का कारण सिर्फ एक ये है कि सरकार और जिस आदमी ने चंदा दिया है यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है वो और सरकार ही इस चीज को जान सकती है कि आखिर ये पैसा किसने दिया। और सरकार बाकी ना तो चुनाव आयोग ये जान सकता था और ना तो आम पब्लिक कोई जान सकती थी। कई आरटीआई लगाई गई जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि सबसे ज्यादा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाने का काम मुंबई और दिल्ली में किया गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर सरकार क्यों नहीं जो है यह खुलने देना चाहती है। जब बात करते हैं पारदर्शिता की, पारदर्शिता का मतलब भ्रष्टाचार ना हो। आप सोच सकते हैं कि जब कोई धन्ना सेठ किसी पार्टी को पैसे देगा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे देगा तो जिस भी धन्ना सेठ ने दिया है उसको और सरकार को तो जानकारी होती है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता चल पाता है। और एक जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव में कोई भी धन्ना सेठ किसी भी पार्टी को चंदा देता है, चंदा के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदता है, तो कहीं ना कहीं जब सरकार उसकी बनती है तो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला होता है। इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है कि अगर आप किसी को चलने के लिए कुछ पैसे देते हैं और जब वो कुछ इंसान बनकर आ जाता है तो वह व्यक्ति उसका पूरा फायदा उठाता है। कुछ यही प्रक्रिया चल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। और बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं वह सरकारों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है भारी भरकम जो है रकम देते हैं बॉन्ड के जरिए। और आप समझ सकते हैं कि आखिर जब देश में जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार होता है तो इसमें एक बहुत बड़ी रकम जो है खर्च होती है। उस खर्च को आखिर कौन उठा रहा है, इसकी जिम्मेदारी हम आम पब्लिक को नहीं होती है। आम पब्लिक से आपको बताते चले कि इसमें जो है 30 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही भारत के जो अटॉर्नी जनरल है आर के वेंकटरमणि, इन्होंने योजना का समर्थन करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के दिए जाने वाले चंदों में साफ है कि धन का इस्तेमाल को जो है जो बढ़ावा बढ़ेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि यह जो जानकारी है नागरिकों को
नहीं दी जानी चाहिए, यानी नागरिकों को जानने का अधिकार नहीं हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर यह क्यों छिपाना चाहते हैं। इसलिए छिपाना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, आखिर वो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं। वो सरकार के चुनावी एजेंडों को चलाते में एक जो भारी भरकम रकम खर्चा होती है, उसको वो वहन करते हैं, और उसके बाद जब सरकारें बनती हैं तो वही धन्ना सेठ सरकारों से वैसे ही काम कराते हैं। यानी भ्रष्टाचार खत्म होने की बात कही गई थी, वो भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जब इसको 2018 में पास किया गया था, तो इसमें जो है आरबीआई ने भी सरकार को चेताया था कि इससे पारदर्शिता बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को हो पाएगी, क्योंकि जब चंदा के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया था तो उसकी जानकारी सिर्फ सरकार और देने वाले को हुई थी, ना कि जो है चुनाव आयोग को हो पाई और ना किसी आम पब्लिक को हो पाई। तो इसलिए भ्रष्टाचार भी सरकार और उन लोगों के बीच में ही चलेगी। हम दावे के साथ आज कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा दिए गए चंदे की अगर पारदर्शिता आ जाए कि किसने दिया, क्यों दिया, तो भ्रष्टाचार को जरा सा ही वक्त लगेगा और साफ हो जाएगा कि आखिर सरकार फला 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 पर क्यों मेहरबान है। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो है होना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। पारदर्शिता की बात तो की गई, लेकिन पारदर्शिता ना करके और भ्रष्टाचार में जो है चली गई है। फिलहाल अगर आपके अकाउंट में 1 रुपए भी आता है तो उसकी जानकारी सरकार आसानी से पता कर लेती है, लेकिन सरकार के पास पैसा कहां से आया, किस तरीके से राजनीतिक दलों के पास चंदा आया, किसने दिया, क्यों दिया, कितना दिया, ये आप बिल्कुल नहीं जान सकते। तो जब अगर जो भी चंदा देगा तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार से उतना ही ज्यादा फायदा भी उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तो आउट ऑफ वे जाकर के भी सरकार उसको फायदा दिलाने में जो है अपनी भूमिका निभाएगी, और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और काला धन जो सफेद करने की बात हुई थी, फिलहाल वो तो होना ही नहीं है, क्योंकि जानकारी जब 2 लोगों के बीच में ही रहेगी, जब उसे साझा नहीं किया जा सकता, तो भ्रष्टाचार या काले धन, ये काला धन है या सफेद धन है, ये कैसे तय किया जा सकता है, या नहीं हो सकता। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।